दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। एक्चुअली पिछले वीडियो में हम लोग जो सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स का, उसी को फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पिछला जो वीडियो था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और वहां से जाकर के आप वीडियो को फर्दर देख सकते हैं। तो पिछला जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे, उस टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है। और टाइप्स ऑफ सिस्टम जो पढ़ रहे थे हम लोग, वो था ऑन द बेसिस ऑफ फेज, यानी कि हेटेरोजेनियस सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था। इसके जस्ट आगे जो बाकी का पार्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर एक बार चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है जो थर्मोडायनेमिक्स है, उसकी स्टडी करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो ये बात को समझ लेते हैं कि मैक्रो और माइक्रो का मतलब क्या है। देखिए, मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा लेवल और माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा लेवल। जब किसी चीज की हम बहुत ही स्ट्रक्चरल पार्ट में चले जाते हैं, उसके इंटरनल पार्ट्स की बात करने लगते हैं, तब हम बात कहते हैं कि ये जो है, जो पर्टिकुलर पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है वो मानी जाती है। लेकिन जब हम थोड़ा सा उसका ग्लोबल या एवरेज की बात करने लगते हैं, तो उसके बेसिस पे जब हम स्टडी करते हैं सिस्टम की, तो वो एक्चुअली जाती है मैक्रो। मैक्रो का सीधा मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा। तो यहाँ आप ये जानेंगे कि जो माइक्रो और माइक्रो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है एक्चुअली में है क्या, और उसके हम सिस्टम की स्टडी किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे एक तरफ मैक्रोस्कोपिक और दूसरी तरफ माइक्रोस्कोपिक को कंसीडर करेंगे और दोनों का कंपैरिजन हम लगातार करते हुए चलेंगे। मैक्रोस्कोपिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो मैटर है उसका ओवरऑल बिहेवियर कैसा आता है। ठीक है, हम ये कतई ध्यान नहीं देते हैं कि जो भी मैटर है वो उसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है वो अपनी क्या एक्टिविटीज कर रहा है। हम किसी भी, क्योंकि जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं और हर एक मॉलिक्यूल्स की अपनी एक्टिविटी होती है। अगर एक एक मॉलिक्यूल की एक्टिविटीज को हम ध्यान देंगे तो ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को कतई कवर नहीं करता है। इसलिए हम ओवरऑल जब व्यू देखते हैं जो मैटर हमको दिया हुआ है, तब ये जो है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को कंसीडर करता है। जैसे हम बात करें एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए जैसे एक छोटा सा ये हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है और इस कंटेनर में आपने गैसेस भर दी। तो इस गैसेस जो है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के। लेकिन जब भी हम इसका प्रेशर या टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ओवरऑल एक एवरेज वैल्यू हमको उस प्रेशर या टेम्परेचर की मिलती है। तो ये जो एवरेज वैल्यू मिल रही है, चाहे वो प्रेशर की मेजर कर रहे हो हम, चाहे टेम्परेचर की मेजर कर रहे हो, ये जितने भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की ओवरऑल एवरेज जो वैल्यू होती है उसको ये मेजर करके बताता है। तो हमारा सीधा मतलब ये हो गया, एक दूसरे शब्दों में हम ये कह पा रहे हैं जो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा ओवरऑल एक ग्रास वैल्यू या फिर एक एवरेज वैल्यू की बात करता है, वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटीज को फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो अप्रोच होगा वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होगा। और ये जो अप्रोच होता है वो हमेशा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कंसीडर किया जाता है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को शो करता है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ जाएं, माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक में भी हम मैटर को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो सिस्टम हमारा होता है वो या तो हम रीजन ऑफ स्पेस के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हम रीजन ऑफ स्पेस को छोड़ दे रहे हैं, अभी हम फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर के टर्म में बात कर रहे हैं, तो जब फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर के टर्म में ले रहे हैं तो जो सिस्टम है वो मैटर से मिलकर बना हुआ है। और मैटर में ये कंसीडरेशन आता है कि जितना भी पार्ट है, अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी है मैटर की, तो जितना भी ये मैटर है ये माना जाता है कि ये पूरा का पूरा मैटर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। यानी जैसे हमने कहा ये सब सारे इसके क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ये कंप्लीटली आपका एक मैटर तैयार हो गया। दिस इज द मैटर। ठीक है, और ये पार्ट आपका जो है वो मॉलिक्यूल्स का है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है
कि जो मैटर है वो तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बना है, तो हर एक मॉलिक्यूल्स की अपनी एक सिंगल एक्टिविटीज होती है। सिंगल एक्टिविटीज का मतलब इस मॉलिक्यूल्स का अपनी वेलोसिटी होगी, अपना एक इम्पल्स होगा, अपना एक इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होगा, अपना एक मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे हम ओवरऑल इफेक्ट को नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक एक मॉलिक्यूल्स किस तरह की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम जो मैटर है उसके स्ट्रक्चरल लेवल में घुस जाते हैं, ओवरऑल इफेक्ट नहीं देखते हैं। तो जब हम उसके स्ट्रक्चरल पार्ट में जाकर के उसके एनालिसिस करते हैं तो इस तरह का जो थर्मोडायनामिक अप्रोच होता है उसको आप कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हम थर्मोडायनामिक्स को डील करते हैं वो कभी भी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाकर के डील नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे कांसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमारा जो होता है, कांसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ये कहता है कि जैसे कोई भी पार्ट है वो लगातार एक दूसरे से मिला हुआ वाला होता है, यानी कि बीच में किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप नहीं मानते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे कहें कि ये मार्कर हमारे पास है, तो ये देखिए साफ तौर पर अगर आप देखें तो हमें ऐसा कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा है कि ये जितने भी पार्टिकल्स इससे मिलकर के बना हुआ है ये कहीं से डिस्क्रीट है, कहीं से एक दूसरे से जुड़े नहीं है, यानी कि हम इसको ओवरऑल इफेक्ट इसका देख रहे हैं। इसलिए कभी भी हम किसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को या सिस्टम को जब भी डील करते हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, क्योंकि उसमें कांसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमेशा फॉलो होता है, इसलिए हम उस पर भी अपनी पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। तो ये तो रही पहली बात कि हम इसमें स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं, इंटरनल पार्ट में उसकी स्टडी करते हैं जिसमें ये देखते हैं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो है उसकी क्या एक्टिविटीज है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो मैटर है उस मैटर वाले पार्ट में ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की क्या एक्टिविटीज आ रही है, यानी कि इसका ओवरऑल एवरेज क्या आता है इसकी बात करेंगे, न कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या मोमेंटम है, क्या इम्पल्स है, क्या इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है, इसकी हम कतई बात नहीं करते। तो ये तो रहा पहला डिफरेंस। अब ये वाला पार्ट आपने कहा ये क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में आता है, तो ये वाला पार्ट आपका जो है वो आपका आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में। जो अप्रोच हमने इसके ऊपर डिस्कस किया वो अप्रोच आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो है ये डील किया जाता है। दूसरी बात इसमें हम जो कहते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी सिस्टम को डील करते हैं तो उसमें हमें सिंपल मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल जोड़ घटाना ऐसे गुणा भाग समथिंग इस तरह से कई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इस तरह की नॉर्मल मैथमेटिक्स हम लोग यूज करके जो भी चीजें होती है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम जाकर के या माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस मैटर को डील करते हैं, उस थर्मोडायनामिक सिस्टम को बताते हैं, तो हमें यहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो स्टैटिस्टिकल टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का मैथमेटिक्स होगा, और इसमें जो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है इसलिए वो एडवांस या फिर स्टैटिस्टिकल या फिर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूलाज होंगे, इंपल्स निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वीआरएस वेलोसिटी निकालेंगे, इन सब के लिए जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होता है वो सिंपल लेवल की एडवांस होता है। तो इस तरीके से आपने देखा ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथी बात ये है कि ये जो मैक्रोस्कोपिक की हम बात कर रहे हैं ये हमेशा एवरेज वैल्यू बताता है, किसी भी सिस्टम की जो होगी वो एवरेज वैल्यू की बात करेगा, और एवरेज वैल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर वो अपना स्टेट चेंज करता है, यानी चेंज ऑफ स्टेट होता है या फिर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो वो हमेशा सेंस हो जाएगी। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अपनी एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन सबका एवरेज जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी ये जो एवरेज होगा वही हमेशा डिफाइन करता है इसको टेंपरेचर। ठीक है, तो इनका जो ओवरऑल इफेक्ट निकल क्या रहा है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीस मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से ये हमेशा टेंपरेचर बताएगा। और जब भी टेंपरेचर आपको चेक करना है आप हाथ लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेंपरेचर हाई है या लो, और अगर टेंपरेचर चेंज होता है तो आप फिर से हाथ लगाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि टेंपरेचर लो हुआ या फिर हाई। तो यानी कि जो उसकी स्टेट ऑफ चेंज है वो आप डायरेक्टली सेंस कर पा रहे हैं। सिमिलर कंडीशन आप प्रेशर के साथ देख सकते हैं। प्रेशर में भी क्या करते हैं कि जो अगर आप प्रेशर गेज लगा रहे हैं तो ये प्रेशर गेज किसका प्रेशर मेजर करेगा, जो ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें है इन गैसेस के अंदर उनकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज है उन सबका एवरेज, और उन सबका एवरेज यहां आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
अगर ये प्रेशर चेंज होता है, मान लीजिए इसमें लीकेज हो जाए, मॉलिक्यूल्स कम हो गए, हो सकता है प्रेशर डाउन हो जाए, तो ये वाला जो आपकी नीडल होगी वो प्रेशर की दूसरी वैल्यू शो कर देगी, तो ये डायरेक्टली मेजर हो जाती है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो वैल्यूज आती है वो डायरेक्टली मेजर होती हैं, डायरेक्टली सेंसिबल होती हैं, यानी सेंस कर सकते हैं, उसके स्टेट में अगर चेंज होता है तो वो भी सेंस हो जाती है। ये इसलिए इनको जो मेजर करना वो काफी आसान होता है। लेकिन अगर यही चीज हम माइक्रोस्कोपिक में बात करें तो माइक्रोस्कोपिक में एक्चुअली हम मोमेंटम की बात करते हैं, इंपल्स की बात करते हैं, इंपैक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो डायरेक्टली इनको नहीं मेजर कर सकते। काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है तो हमें पहले वेलोसिटी मेजर करना होगा, उसका मास पता करना होगा, तब जाकर के हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मेजर कर पाए। डायरेक्टली हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जो डायरेक्टली बता दे कि अभी ये इतना काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, तो इसको डायरेक्टली मेजर करना या मोमेंटम में डायरेक्टली मेजर करना तो नहीं बता सकते, अलग-अलग मेजर करके हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ये जो चीजें हैं इसलिए डायरेक्टली सेंसिबल भी नहीं होती हैं, इसमें स्टेट ऑफ चेंज अगर होता है तो भी हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट जो है मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो सिस्टम होता है उसकी स्टेट या कंडीशन को बताने के लिए बहुत ही थोड़ी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, 2-3-4 प्रॉपर्टीज हो गई तो वो सफिशिएंट वो उस पूरे सिस्टम की स्टेट या कंडीशन को डिस्क्राइब कर देगा कंप्लीटली। लेकिन इसमें अगर सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपको रिक्वायर होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए तब जाकर के कंप्लीटली आप उस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आप यूज करेंगे किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, वो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। ओवरऑल एक बात आप समझ लेनी है कि जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स में वो होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक को हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहला वर्ड आना प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो हमें ये जानना है कि प्रॉपर्टी क्या होती है किसी सिस्टम की। देखिए सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी सिस्टम की। सिस्टम किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है, किस पॉइंट पे है, ये चीज कोई वेरिएबल अगर बता पा रहा है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो उसकी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने लगेगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लें, मान लीजिए मैं या कोई भी एक्स आदमी है, आप ये कहते हैं कि वो बहुत मोटा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत गोरा आदमी है, ठीक है, तो मोटा, गोरा, छोटा, लंबा आदमी है, इस तरह की जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। तो उसी तरीके से किसी सिस्टम को बताने के लिए हम ये बताएंगे कि उसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, डेंसिटी ये है, एनर्जी ये है, एंथैल्पी ये है, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, एक तरह के वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम की स्टेट को या उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो वो सारे वेरिएबल्स जो किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसकी कंडीशंस को या उसकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या बताते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी वेरिएबल तब तक प्रॉपर्टी नहीं बन सकता है जब तक कि वो किसी भी सिस्टम की एक यूनिक कंडीशन के लिए एक सिंगल या यूनिक वैल्यू शो ना करे। यानी अगर मान लीजिए हम ये कहें कि एक कोई सिस्टम है और इसको हम पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अंडर स्टेट ऑफ चेंज चल रहा है, तो यहाँ मान लीजिए उसकी एक कंडीशन हम दिखा रहे हैं। तो इस पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो इसका एक ही प्रेशर होगा, मान लीजिए वो है V1। इस पॉइंट के अगर इसका वॉल्यूम चेक करें जिसका एक ही वॉल्यूम होगा वो होगा V1। यानी इस सिंगल स्टेट ऑफ पॉइंट के लिए ये केवल एक ही वैल्यू शो कर रहा है, यानी यूनिक कंडीशन के लिए एक सिंगल वैल्यू शो कर रहा है। अगर यूनिक कंडीशन के लिए वो एक सिंगल वैल्यू शो करता है तो वो जो वेरिएबल होगा वो हमेशा सिस्टम की प्रॉपर्टी बन जाएगा। दूसरी बात, अगर स्टेट ऑफ चेंज हो रहा हो यानी एक कंटीन्यूअसली अपनी स्टेट लगातार चेंज करके जा रहा हो, तब भी ये चीज लागू होती है कि दो कॉन्सिक्यूटिव स्टेट चेंज के बीच में जो इनका डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसके बीच का डिफरेंस देखें तो जितना भी आएगा वो इसके और इसके बीच का भी उतना ही डिफरेंस होगा। यानी चेंज ऑफ स्टेट के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो रहा है तब भी वो वेरिएबल जो होता है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है
कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो यहाँ देखिए दो टाइप की बात कर रहे हैं, एक तो है इंटेंसिव और दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी तरीके से सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती है, दैट मींस कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वो सिस्टम के मास से इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी को सिस्टम शो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मान के चलिए कि इसमें से कोई ना कोई ये प्रॉपर्टी 101% को पूछता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मेजर करेंगे। प्रेशर, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये कहीं से भी मास पे डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर, ये भी आपकी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी, ये भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन या नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, ये भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मल कंडक्टिविटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट इज द डेंसिटी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डेंसिटी है इसको सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। और ये कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। आप क्या लिखते हैं? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी अगर आप यहां से लेंगे ये हो जाएगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां तो इस फार्मूले से एक चीज कंफर्म हो जा रहा है कि जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं मास पे डिपेंडेंसी शो कर रही है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है और ये कंडीशन अभी आगे क्लियर कर रहे हैं, इसको अभी यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये वाला काम आपका जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। सेकंड थिंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव अगर आपको भूलता है, कई बार ये कंफ्यूज बहुत करता है कि इंटेंसिव में क्या होता है? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सटेंसिव यस, एक्स एस, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिल रहा है दूसरे से, तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स एस, एस दिस डिपेंड्स ऑन मास, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा मास लेते जाएंगे उतना ही ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, जितना कम मास लेते जाएंगे उतना कम उसकी प्रॉपर्टी होती जाएगी, यानी ये टोटली जो है वो मास पे डिपेंड करती है। कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? एनर्जी। अब एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, गतिज, जो भी ले, ठीक है। एंथैल्पी, ये भी आपकी मास डिपेंडेंट होती है। आपको पता है कि एंथैल्पी H is equal to U plus PV, दिस इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी पर केजी मास में ली जाती है, लेकिन अगर आप कैपिटल में लेते हैं तो दिस H is equal to कैपिटल U plus PV, बिकॉज़ इसमें मास मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये दोनों का जो समेशन होता है इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये कंफर्म नहीं हो पाता कि एंथैल्पी एक्चुअली में है क्या। एनर्जी तो समझ में आती है, वर्क समझ में आता है, हीट समझ में आता है, क्या है एंथैल्पी? हम कैसे समझे कि एंथैल्पी एक्चुअली में होती क्या है? तो एंथैल्पी भी उसी एनर्जी का एक फॉर्म होता है। अगर हम कहते हैं भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए, 12 अवतार हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, अलग अलग नाम हैं उनके। तो एक पार्ट है एनर्जी और उस एनर्जी के अलग अलग नाम हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उसी तरीके से ये चलता है आपका। तो एंथैल्पी भी यहाँ पे क्या है? एक तरीके की एनर्जी है, लेकिन ये अकेले नहीं है, इसमें जो आपका वर्क का पार्ट होता है यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जो डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है उसका पार्ट प्लस इंटरनल एनर्जी उसका पार्ट, जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब जाकर के मिलती है आपको एंथैल्पी। अगर जब आपको और क्लैरिफाई करना है तो जो लोग ये जानते हैं कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, अगर हम कहें कि भगवान शिव का एक रूप बनता है अर्धनारीश्वर, तो उस अर्धनारीश्वर में दो पार्ट बनते हैं, आधा पार्ट उनकी धर्मपत्नी का और आधा पार्ट उनका, यानी एक पार्ट इंटरनल एनर्जी और दूसरा पार्ट डिस्प्लेसमेंट वर्क। और जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको एक तीसरा नाम दे दिया गया अर्धनारीश्वर। न तो भगवान शिव रहे, ना वो पार्वती रही, यानी ना तो वो पुरुष रहे ना तो पूरा स्त्री रहे, इसलिए जब दोनों मिला दिया गया तो तीसरा नया चीज बन गया और वो बना अर्धनारीश्वर। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे एंथैल्पी की है कि आप अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्या है? इंटरनल एनर्जी,
और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्क। जब दोनों को जोड़ देंगे तो एक तीसरी नई एनर्जी बन जाती है और वो होती है एक्चुअली एंथैल्पी। तो एंथैल्पी, एंट्रोपी और एनर्जी ये तीनों ही टर्म आपके क्या है, मास डिपेंडेंट है, यानी एक्सटेंसिव में आते हैं। और चौथा जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी मास पे डिपेंड करता है, तो ये भी आपका क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी दोनों से अलग है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब आप मास से डिवाइड कर देते हैं तो उस कंडीशन में एक्चुअली जो नई प्रॉपर्टी बनती है वो होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब देखिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में अगर आप कंसीडर करके आते हैं यहाँ पे मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ वाली जो कंडीशन है, जब आप डेंसिटी कंसीडर करते हैं तो आप ये लिखते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम। आपने लिख लिया मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे जब आप फर्दर इसको कंसीडर करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वॉल्यूम अपॉन मास। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हमने कहा कि जब आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक में बदल जाती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन ये v को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि जो डेंसिटी होती है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होती है। अब अगर ये रेसिप्रोकल स्पेसिफिक वॉल्यूम का है तो जाहिर सी बात है ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अगर वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, यानी वो मास से डिपेंड नहीं होगा। यानी किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में बदल जाता है, वो एक तरीके से क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए जो डेंसिटी है उसको हम इसमें मान के चलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये बात आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब आपने ये कहा कि ये मास डिपेंडेंट होता है, ये मास डिपेंडेंट नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे इस पे गेट बहुत क्वेश्चन पूछता है, ईएस एसएससी जे इन सारे जो प्रिपरेशन वाले एग्जाम हैं इन सब में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछता है, ये कहता है कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं, मान लीजिए आप ये कहते हैं कि आपके पास एक वेरिएबल है x। x जो वेरिएबल है उसके हमने कई पार्ट कर दिए, x1, x2, x3, इस तरह से मान लीजिए हम 3 पार्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी एक मास ले, हम एक इतना बड़ा मास हमने कंसीडर किया, अब ये जो प्रॉपर्टी x है वो सुपर रही वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कहते हैं कि ये जो वेरिएबल है अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन मास। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पार्ट ले रहे हैं, इतना पार्ट ले रहे हैं या कंप्लीटली कंसीडर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कंप्लीटली कंसीडर करिए या मत कंसीडर करिए, पूरा एक साथ कंसीडर करिए तो उस कंडीशन में जो x होगा इक्वल टू x1 हो जाएगा, इक्वल टू x2 हो जाएगा, इक्वल टू x3 हो जाएगा। यानी जितने भी पार्ट अलग अलग करेंगे उसकी वैल्यू इसी x के इक्वल रहेगी, बिकॉज़ दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। मास पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर इसी x को हम कहें कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है कि मास पे डिपेंड करती है। अब मास पे डिपेंड करती है, मान लीजिए हमने कहा कि हमने 3 पार्ट कर दिए, x1, x2, x3। अब अगर हमने इतना पार्ट कंसीडर किया, इसको हटा दिया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास 2 पार्ट होंगे। अब ये जो x वेरिएबल है जब इसको हम कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा x1 + x2, क्योंकि इतने मास में ये दोनों प्रॉपर्टी आ गई। अब अगर कहें हम तीसरा वाला भी कवर कर ले रहे हैं तो जो टोटल है वो x है, तो यहाँ हो जाएगा +x3। यानी कि एक्सटेंसिव में मास डिपेंडेंट है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करने लगता है, तो कहीं से इक्वालिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। और इस वाली प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नॉर्मल सा क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए कोई वेरिएबल है या प्रेशर वॉल्यूम समथिंग दे दिया, अब क्या दिया कि सिस्टम आपका एक्सटेंसिव है अदरवाइज ये इंटेंसिव है, उसी के बेस पे पूछ लेगा इसकी क्या वैल्यू होगी। और सबसे ज्यादा बात उसने इंटेंसिव पे पूछा हुआ है कि मान लीजिए उसने कहा कि एक प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे P = 6 बार, और उसने कहा कि हमने प्रेशर को डिवाइड कर दिया 2, 3 और 1 बार में। जब 2, 3, 1 बार में हम अलग अलग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपसे कह रहा है कि एक्सटेंसिव में उस प्रेशर की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो एक्सटेंसिव कर दिया, 2, 3, 1 का कोई मतलब नहीं रह गया। ये जो भी होंगे एक तरह से x1, x2, x3 ये सब इसी के इक्वल होंगे, यानी हमेशा वैल्यू 6 ही मानी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा मास लिया गया है। लेकिन अगर यही चीज एक्सटेंसिव में कर दें हम तो एक्सटेंसिव में देखिए अब इसके हम 3 पार्ट कर रहे हैं 2, 3 और 1। उसने कहा एक पार्ट कंसीडर करिए तो हम कहेंगे x = x1 यानी कि वो 2 बार होगी वैल्यू।
अगर उसने कहा कि दोनों पार्ट कंसीडर करके चलना है एक्सटेंसिव में, तो जाहिर सी बात है x = x1 + x2 यानी 2 + 3 = 5 हो जाएगा। अब अगर तीनों पार्ट लेके चल रहे हैं तो 2 + 3 + 1 यानी = 6 हो जाएगा। तो ये मास जितना बढ़ता जाएगा उसी के साथ प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाएगी, घटता जाएगा तो प्रॉपर्टी उसी के साथ घटती जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, आई थिंक ये क्लियर जरूर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आप आते हैं प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा प्रॉपर्टी हो गई। जो नेक्स्ट पार्ट आपका है वो है स्टेट। थोड़ा सा आते हैं इसमें कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम जो होता है उसकी स्टेट क्या होती है? तो हमने पहले कहा स्टेट एक्चुअली जो है वो किसी भी सिस्टम की कंडीशन को बताता है। ठीक है, उसकी क्या कंडीशंस है और वो कंडीशंस कैसे रिप्रेजेंट होती हैं? वो कंडीशन रिप्रेजेंट करी जाती है जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट कर दी जाती है प्रॉपर्टीज के थ्रू, और वो प्रॉपर्टीज उस सिस्टम की स्टेट बताती है। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि कोई सिस्टम है, हम पीवी डायग्राम ले रहे हैं और वो आइसोबारिक प्रोसेस कर रहा है। आइसोबारिक कहने का मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर आइसोबारिक कह रहे हैं तो ये इसकी स्टेट मान लीजिए हो गई P1 और ये लास्ट पॉइंट हम मान ले रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू इसकी जो कंडीशन हम रिप्रेजेंट करेंगे वही उसकी स्टेट होगी। अब देखिए इसकी कंडीशन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम नीचे खींचते हैं तो ये क्या बताएगा? वॉल्यूम। और इस चीज को अगर हम इधर मिला देते हैं तो ये क्या बताएगा? प्रेशर। तो ये 1 पे हम ये बता सकते हैं यहाँ से ग्राफिकली कि ये वाला पार्ट यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का वॉल्यूम V1 है। सिंगल स्टेट के लिए वो केवल सिंगल वैल्यू होल्ड करेगा, एक प्रॉपर्टी की केवल एक ही वैल्यू होगी वहां पे। तो ये जो स्टेट है ये क्या बता रहा है? इसकी कंडीशन, और ये कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट हो रही है? बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इससे हम किसी भी जो सिस्टम होता है उसकी स्टेट बताते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्चुअली या तो स्टेट पे डिपेंड कर रही है या फिर पॉइंट कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। वो कभी भी जो लोकस ऑफ पाथ है या रूट जो है उस पे डिपेंड नहीं करती। ये मतलब नहीं रखता कि वो किस रास्ते से जा रहा है, कैसे जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज सिर्फ ये देखती है कि उस पॉइंट पे या फिर किसी भी लोकेशन पे या किसी भी स्टेट पे उसकी कंडीशंस क्या है। तो ये स्टेट फंक्शन होती है या फिर पॉइंट फंक्शन होती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टेट की। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट जो चीज है वो है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? When system undergoes a change of state, then a process occurs। Actually मान लिया कि हमने कोई सिस्टम और ये कोई इस तरीके से आगे बढ़ता है, पहले इसकी स्टेट यहाँ थी, अब अगली स्टेट इसकी यहाँ हो गई, फर्दर फिर अगली स्टेट इसकी यहाँ हो गई, फर्दर फिर अगली स्टेट इसकी यहाँ हो गई, फर्दर फिर अगली स्टेट यहाँ हो गई। तो कंटिन्यूअसली दिस इज चेंजिंग इट्स स्टेट एंड दिस चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। एक्चुअली जो इसका लोकस होगा, जो इसको हम इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, इनको अगर हम मिलाते हुए कोई लोकस ड्रा करते हैं तो वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। अब वो प्रोसेस जो होता है वो डिपेंड करता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो आइसोबारिक हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो आइसोबारिक हो जाएगा, अगर हीट फ्लो होने नहीं दे रहे हैं तो एडियाबैटिक हो जाएगा। इस तरह से तमाम अलग-अलग तरीके के प्रोसेस चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रोसेस की। अब प्रोसेस में भी हम इसमें दो तरीके की बात करते हैं। एक तो करते हैं फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस। प्रोसेस या तो फिर फ्लो हो सकता है या नॉन फ्लो हो सकता है, और दूसरा या तो रिवर्सिबल हो सकता है या इरिवर्सिबल हो सकता है। तो इस वाले पार्ट में हम केवल फ्लो और नॉन फ्लो की बात कर रहे हैं। आगे वाले पार्ट में जब हम फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ इतनी पार्ट को लेकर चल रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए प्रोसेस में अगर हम बात करें कि फ्लो प्रोसेस है नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस होता है एक्चुअली ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए वर्क करता है। ठीक है, आपको पता है कि क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें उसका मास विद इन सिस्टम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि एनर्जी जो होती है वो अक्रॉस द बाउंड्री मूव करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मास है ओवरऑल इस पिस्टन और सिलेंडर के अरेंजमेंट में ओवरऑल जो मास है ये क्या है? इसके अंदर कांस्टेंट है, ये कहीं भी बाहर फ्लो नहीं कर सकता।
जो भी इसके अंदर चेंजेस होंगे, वो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, चाहे उसका कंबस्टन हो, चाहे उसका फेज चेंज हो, चाहे उसकी स्टेट चेंज हो, या फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो, वो सारी चीजें विद इन दिस सिलेंडर होंगी, लेकिन ओवरऑल मास का होगा कांस्टेंट, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये हमेशा आएगा नॉन फ्लो प्रोसेस में। और नॉन फ्लो प्रोसेस जो होता है वो हमेशा किसमें होता है? क्लोज्ड सिस्टम में। अब अगर दूसरी बात करें कि फ्लो प्रोसेस की, तो फ्लो प्रोसेस हमेशा जो होता है वो ओपन सिस्टम में होता है। ओपन सिस्टम यानी कि जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही क्रॉस द बाउंड्री मूव करते हैं, तो उस तरह का जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। अगर मास अंदर आएगा तो मास की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मास बाहर निकल रहा होगा तो मास की वैल्यू घटती चली जाएगी, और एनर्जी तो ऑलरेडी क्रॉस द बाउंड्री जाती है। अब एनर्जी प्रोडक्ट कहने का मतलब ये टू टर्म्स आर इंक्लूडेड विद इन दिस टर्म एनर्जी, वो है हीट एंड वर्क। एनर्जी का हम कहते हैं कि एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री जा रही है, यानी अगर ये बाउंड्री है उसके बाहर हमने कहा कि एनर्जी जा रही है, तो एनर्जी कहने का मतलब या तो हीट जा सकती है, या तो वर्क जा सकता है, या फिर दोनों जा सकते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी जा रहा है तो आप ये मान लेंगे कि एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री मूव कर रही है। अगर एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री मूव कर रही है, मास भी क्रॉस द बाउंड्री मूव कर रहा है, तो सिस्टम जो होता है वो ओपन हो जाता है। अब ओपन सिस्टम जो होता है इसमें हमेशा फ्लो होता है, क्योंकि मास अंदर गया और मास बाहर निकल गया, तो जाहिर सी बात है ये फ्लो हुआ। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो फ्लो प्रोसेस में आता है। और जब भी हम फ्लो प्रोसेस की बात करेंगे तो चूंकि ये जब मास एंटर करता है तो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, ये अंदर वाला पार्ट जो है सिस्टम है और बाहर वाला पार्ट सराउंडिंग है। अंदर वाले पार्ट को हमने सिस्टम क्यों कर दिया? इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर है और ये है एयर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जब इसके अंदर जाएगा तो इनलेट पॉइंट पे उसको इंटर कराने के लिए सराउंडिंग से सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लो वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम इनलेट पॉइंट पे कुछ फ्लो वर्क को कंसीडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फाइनली यहां से जब ये बाहर निकलेगा तभी इसको क्या होता है, फ्लो कराने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उस पॉइंट पे भी हम फ्लो वर्क को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए जो आपका फ्लो प्रोसेस होता है उसमें इनलेट और आउटलेट पॉइंट पे फ्लो वर्क को कंसीडर किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर हम इस फ्लो प्रोसेस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डील करें, यानी जितना मास एंटर किया और टाइम के साथ ठीक उतना मास बाहर निकल गया, तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। और इसमें मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि जितना एंटर किया उतना बाहर निकल गया। तो इस तरीके से आपने ये जान लिया कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, प्रॉपर्टीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आपने जाना, इसके न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे देखेंगे, प्रॉपर्टी हो गई, स्टेट हो गया, प्रोसेस हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट जो बचा है वो भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, वो है साइकिल, ठीक है। अब साइकिल क्या होती है, देखिए साइकिल को अगर आप डिफाइन करते हैं तो आप ये कहते हैं कि अगर कोई प्रोसेस किसी एक पॉइंट से शुरू करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसको बोलते हैं साइकिल। जैसे अगर हम पीटी डायग्राम बना रहे हैं, प्रोसेस इस तरह से चला और फाइनली इस तरह से हो गया, मतलब ये 1 2 3, पहले प्रोसेस 1 से 2 में गया, फिर 2 से 3 में प्रोसेस हुआ, देन अगेन 3 से 1 में आ गया, यानी जिस पॉइंट से चला था अगर उसी पॉइंट पे वापस आकर के फिर से मीट कर जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम और प्रोसेस आर सेम, देन इट इज नोन एज द साइकिल। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की, उनकी साइक्लिक वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो हमेशा 0 होती है। अगर हम कहें del p दिस विल बी इक्वल टू 0, क्यों 0 होगा, इसको हम एक्चुअली dt लिखेंगे, नॉट द del p, dt इज इक्वल टू 0, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब भी इसकी बात हम करेंगे तो ये हमेशा क्या दिखाता है, डिफरेंस p2 p1, और ये p2 और p1 दोनों जब एक ही पॉइंट पे आ गए तो दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए डिफरेंस क्या होगा, 0। तो जब भी हम साइक्लिक इंटीग्रेशन, अगर सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी वेरिएबल जो सिस्टम की प्रॉपर्टी बनता है, अगर उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन आप निकालते हैं तो वो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 0, ठीक है। वो चाहे वॉल्यूम का निकालिए, चाहे प्रेशर का निकालिए, चाहे टेंपरेचर का निकालिए। लेकिन अगर ये चीज हम कहें इफ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ del q दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि हीट और वर्क दोनों ही सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हीट और वर्क दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे। और कोई भी अगर प्रॉपर्टी है सिस्टम की तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, तो स्टेट डिपेंडेंट होता है या फिर पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। यानी उसको ग्राफ पे आप पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हीट और वर्क को कभी भी आप पॉइंट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं।
इसलिए इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा, जबकि अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं तो हमेशा उसका पॉइंट इंटीग्रेशन जो होगा साइक्लिक इंटीग्रेशन वो 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में आया हो तो भी, ना आया हो तो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें ये समझ में आए कि आप कितना अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।